पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने अपने चैप्टर मेंसुरेशन को शुरू किया था और मेंसुरेशन के अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए वो हम लोगों ने कल देखा था, है ना। तो बेसिकली हम लोगों ने कल अपने चैप्टर को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा था। पहला हमारा था इधर क्वाड्रिलेटरल और इधर था हमारा सॉलिड शेप, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या शुरू कर चुके थे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, और आज हम लोग चलेंगे अपने सवालों की तरफ और लगभग हम आपको ना कम से कम 15-20 सवाल बताएंगे। लगभग 15 से 20 सवाल हम आपको 15 से 20 के बीच में हम आपको पूरा सवाल बताएंगे, तब जाकर हम शुरू करेंगे सॉलिड शेप्स वाला, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि आपने कल मेंसुरेशन चैप्टर शुरू किया, ठीक है। आपने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूरा पढ़ा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर हमारा 3 था, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये आपने खत्म किया। फिर आपने ट्रेपीजियम पढ़ा, ट्रेपीजियम के अंदर फिर आपने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पढ़ा। उसके बाद फिर दो एक्स्ट्रा आपने पढ़ लिया था, ट्रायंगल और सर्कल के बारे में। अब इतने से रिलेटेड हम लोग को सवाल बना लेते हैं और देखते हैं कि क्या सवाल हमसे बन पाता है कि नहीं। इतना हम लोग ट्राई करने के बाद फिर चलेंगे और अगले वाले क्लास में सॉल्व करेंगे सवाल, और सॉल्व करेंगे, यानी कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वाले टॉपिक का, क्वाड्रिलेटरल वाले का। फिर बाद में जाके हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब पढ़ेंगे किसके बारे में, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन सब के बारे में, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास आज पहली वाली क्लास में जहां पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, हमारे पास 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो जल्दी जल्दी आप लोग समझते हुए भी चलेंगे और लिखते हुए भी चलेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल भी है। क्या है, लिखने से पहले आप चीजों को समझिए क्या है। देखिए, The diagonal of a quadrilateral, अच्छा यहाँ पे ना हमने लिखा केवल QUAD, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। The diagonal of a quadrilateral shaped, यानी कि क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 सेंटीमीटर। ये वाला डायग्राम है बेसिकली, यहाँ पे बनाया है, इसका मतलब इसका डायग्राम नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं था हमारे पास क्योंकि उधर सॉल्यूशन बनाना है ना, इसीलिए हमने डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप इस डायग्राम का कुछ नाम दे सकते हैं। मेरा लाल मार्कर कहाँ गया, रेड वाला मार्कर में, हाँ यहाँ, चलो इसका आप कुछ नाम दे सकते हैं। सपोज ABCD, कुछ भी नाम देने के लिए आप बिल्कुल आजाद हैं, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं अपने मन से। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया इसका ABCD, और चूंकि हमारा क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड है, और ये आपका बेसिकली क्या है, ये फील्ड है, यानी कि ABCD 4 साइड है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के शेप का आपके पास ये एक फील्ड है, ठीक है, जिसका डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या होता है, अपोजिट पॉइंट को मिलाओ। तो अपोजिट पॉइंट हमारा ये वाला मिला हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, BD, एक डायगोनल हो गया, जिसका लेंथ कितना है टोटल 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। दी परपेंडिकुलर ड्रॉ, परपेंडिकुलर्स यानी कि ज्यादा, ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब पॉइंट, आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। देखो, पहला तो आपका जो पॉइंट है ना B और D, इससे आपका एक डायगोनल गया है जिसका की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, 24 मीटर, और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर आया है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा 90 का एंगल बनता है। ये हमारा 13 दिया हुआ है, और यहां से हमारा इस पे भी एक परपेंडिकुलर गया हुआ है जो कि 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अगला, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, अब आपको इस पूरे फील्ड का एरिया पता करना है। चलिए पता करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा यदि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है ना, 2 ट्रायंगल में बटा हुआ है। एक ट्रायंगल ADB ऊपर वाला, और एक ट्रायंगल हमारा DCB, 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। यदि हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दें और दोनों को आपस में जोड़ दें तो हमको पूरा मिल जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल था। तो डायग्राम क्या था, एक बार फिर से समझते हैं। आपके पास ABCD नाम का एक फील्ड है जो कि क्वाड्रिलेटरल का है, यानी कि 4 साइड वाला फील्ड है, सिंपल सा। उसका डायगोनल 24 मीटर है, और उस डायगोनल पे 2 परपेंडिकुलर है, जिसका पहला है 8, दूसरा है 13। अब आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करना है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास में बेसिकली 2 ट्रायंगल है, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम क्या रखना चाहोगे, इसका नाम आप क्या रख सकते हैं, ABD भी रख सकते हैं, या फिर आप ADB भी रख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन ट्रायंगल
और ट्राइंगल का हमने यहाँ पे साइन ऐसा बना दिया, मतलब ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी नाम दे देते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये हम लोगों ने कल देखा था। अब बताइए, हाफ तो हमारा इसमें रहेगा, और आप बात करें ट्राइंगल तो इस ऊपर वाले के लिए, तो इसका बेस कितना होगा? 24 बेस इंटू हाइट कितना होगा इसका? 30। सिंपल। और ये आपका कट रहा है यहाँ पे 12 बार में, तो कितना हो गया? 12 इंटू 30। सिंपल से कर लो, कितना हो जाएगा? 130 और 26 156, सही है ना? देख लीजिएगा एक बार, 156। एक बार चलो कर ही लेते हैं, हमको डाउट हो रहा है। 156, या सही है 156। लेकिन 156 क्या बताइए? आपने एरिया निकाला है, और हमेशा याद रखिएगा एरिया जब भी निकलेगा स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। तो हमारा ये वैल्यू सब किस में था? मीटर में। तो यहाँ पे आप मीटर लिखोगे और स्क्वायर दे दोगे। आपने अभी फिलहाल एरिया निकाला है इस ऊपर वाले का, अब उसी प्रकार से नीचे वाले का निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, इसका नाम आप क्या दे सकते हैं? बी सी डी दे दो, सिंपल लग रहा है। इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें भी हमारा वही होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो इसमें भी हमारा हाफ तो रहेगा, और बेस इसमें भी हमारा क्या होगा? बेस इसमें भी हमारा 24 ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए वो सेम है। इंटू हाइट से कितना हो जाएगा? 8। तो 8 इसमें दे देंगे हम लोग। तो ये हमारा कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में, ठीक है। तो 12 इंटू 8 कितना होता है बताइए? 96 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का आपने एरिया निकाल दिया, अब दोनों का आप सिंपल सा जोड़ दो, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी कि टोटल जो आपका ए बी सी डी नाम का क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, यानी कि दोनों के एरिया को आप जोड़ दो, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा बताइए? 156 प्लस 96। तो 6 और 6, 12 का 2 हाथ में कैरी, 1, 9 और 5 14 और 1 15 का 5 कैरी, 1 1 और 1 2, तो 252 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के शेप का जो हमारा फील्ड था उसका टोटल एरिया 252 मीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार का 26 सवाल आए तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि हाँ सिंपल सा हमारा यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, फिर दोनों को बाद में जोड़ देंगे तो हमारा पूरा का एरिया निकल जाएगा। ओके, चलो इसका ऑनलाइन बोले बच्चे आप लोग ये काम कर सकते हैं कि चारों क्वेश्चन को आप एक साथ लिख लो, उसका सॉल्यूशन आप एक एक करके बनाते चलना, या फिर आप क्या कर सकते हैं पहला वाला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन उसके नीचे बनाइए, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दिया जाए, बड़ा सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। जहां पे दिक्कत हो किसी को तुरंत पूछिएगा, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए क्या है, सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है देखिए, इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ऐसे डबल लकीर दे दो और जीएम लिख दो, इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3:4। बस यहीं पर आप रुक जाओ। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलिए पहले आप बना लो पैरेललोग्राम, पहले आप एक पैरेललोग्राम बना ही लीजिए, ठीक है। हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, इसका आप अपने मन से कुछ नाम भी रख सकते हैं। चलिए हम लोग नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। इस पैरेललोग्राम के पास 4 साइड है, टोटल 4 साइड। इन 4 साइड में से किसी भी 2 साइड का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:4। और हमने आपको क्लास 7 में ही बताया था
क्लास 8 में भी हम दोबारा आपको बता रहे हैं, जब भी सवाल आपके पास रेशियो वाला आ जाए, इसके साथ आप क्या जोड़ दो, x, 3x 4x, सिंपल। यहाँ पे 3:4x का मतलब 3x और 4x का बात कर रहा है। तो हमारा इस पैरेललोग्राम के पास 4 साइड है, इन 4 साइड में से किसी भी 2 साइड को आप मान लो क्या, 3x और 4x। तो चलो मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हम इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 4x, सिंपल। आप इन दोनों को भी मान सकते थे, इन दोनों को भी मान सकते थे, किसी को भी आप मान सकते हैं, सिंपल। आपके ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला, इफ इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़े फिर। अब और फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, अब आपको इस पैरेललोग्राम के चारों साइड का लेंथ बताना है, ठीक है। चलिए समझिए मेरे बातों को ध्यान से। देखो आपको ना इतना तो मालूम है, कल आपने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। यानी कि यदि ये वाला साइड हमारा 3x है तो ये वाला भी कितना होगा, 3x होगा, क्योंकि आपने कल पढ़ा था ये दोनों आपस में पैरेलल भी होते हैं और दोनों इक्वल भी होते हैं। तो यदि हमारा ये 3x है तो ये भी हमारा कितना होगा, 3x। उसी प्रकार से इन दोनों के साथ होगा, क्योंकि कल आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, ये हमारा 4x तो ये भी हमारा 4x, ठीक है। अब इसमें ना आगे बढ़ने का जो हिंट हमारे पास दिया गया है, वो सबसे बड़ा हिंट आपका पेरीमीटर पहले से दे दिया। इसका मतलब कह रहा है कि देखो आपको ना ये मालूम चल चुका है कितना है, 3x, ये 4x, ये 3x और ये हमारा 4x। और पेरीमीटर का मतलब कल बताया था हमने क्या, सभी को जोड़ दो, सिंपल सा आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। देखो सभी को जोड़ दोगे आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, लेकिन पेरीमीटर आपके पास पहले से भी तो दिया हुआ है, यही हमको आगे बढ़ने का हिंट दे रहा है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए देखिए, पेरीमीटर यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, इसका यदि पेरीमीटर निकालेंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा, सिंपल सा। चलिए पहले क्या है, 3x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4x, सभी को हमने जोड़ दिया। लेकिन पेरीमीटर आपके पास पहले से भी तो है, तो कितना दिया हुआ है, 56। देखो सवाल समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, एक बार फिर से बताएं, एक बार फिर से देखिए। इसमें ना आपसे ये कहा गया था, चलो पहले हम इन दोनों को मिटा देते हैं, एक बार फिर से समझिए। इसमें ये कहा गया कि देखो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। इसके बाद कह रहा था कि इसमें से आप कोई भी 2 साइड ले लो, और पहला होगा हमारा 3 और दूसरा होगा 4। क्योंकि रेशियो में दिया हुआ था 3:4, तो हमने क्या कहा आपको, जब भी सवाल रेशियो में रहे उसको आप इस x के साथ कुछ मान लो। हम इसको मान लिए 3x, इसको मान लिए 4x। अब आपको कल वाले क्लास ये मालूम है कि जितना ये हमारा होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल भी होते हैं और दोनों इक्वल भी होते हैं। इट मीन्स ये हमारा 3x तो हमारा ये भी 3x, और ये 4x तो ये भी 4x, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल भी होते हैं और दोनों इक्वल भी होते हैं, सिंपल सा। अब हमको इसमें ये कह रहा है, अच्छा क्या आपको इस CD साइड का एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है क्या, तो 3x है, एग्जैक्ट थोड़ी हुआ, पूरा कंफर्म मालूम होना चाहिए ना कि x की जगह पे क्या आएगा। हमको क्या करना है, सिंपल सा पेरीमीटर निकालना है, यानी कि पूरा इन सभी को इसको 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 जोड़ दो, किसके बराबर है, 56 के बराबर है, क्योंकि वो पहले से हमको दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने इन सभी को आपस में जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे सबको तो कितना आएगा, देखो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, तो 14x। अब 56/14 बराबर x, ठीक है। चलिए बताइए 14 के टेबल में 56 कितने बार में आता है, 4 बार में ना, 4 बराबर x, यानी कि ये हमारा करता है 4 बार में। देखो यहां पे ना x का वैल्यू आया कितना, 4। अब आप इस जगह पे 4 को पुट करो, यहां पे 4 को पुट करो, यहां पे, अब आपका चारों साइड का एक्चुअल लेंथ निकलेगा, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए नाउ क्या है आपके पास, CD कितना है बताइए, 3x, इसका मतलब क्या होगा 3 × x, x का वैल्यू कितना लिखेंगे आप, 4, कितना हो गया 12, क्या 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू किसमें दिया हुआ था आपका यहाँ पे, सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हमने CD निकाला, उसी प्रकार से हम लोग BC निकाल लेंगे। BC कितना है 4x, इसका मतलब 4 × 4 कितना 16
सेंटीमीटर, सिंपल। अब आपको यहाँ पे मालूम, चलो आगे भी कर ही देते हैं। अब आप ए बी का भी निकाल सकते हो। क्या ए बी? 3x, यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम लोग ए डी भी निकाल सकते हैं। अब 4x है ना, 4x यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। देखो जरा ध्यान से, आपको यहाँ के वैल्यू से देख के लग रहा होगा कि ये इसके बराबर और ये हमारा इसके बराबर। अब इन सभी को यदि आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर मिल जाएगा। अब जरा इन सभी को जोड़ के देखो तो कि जो पहले से 56 दिया हुआ क्या उतना आता है? बिल्कुल आएगा। 16 और 16 कितना हो गया? 32 और 12 और 12 24। बिल्कुल, मतलब ये हो गया कि सवाल में आपको जो आगे बढ़ने का हिंट दिया था वो पेरीमीटर पहले से दे दिया था, और आपको मालूम है कि यदि हमारा पेरीमीटर 56 पहले से दिया हुआ है तो वो किसके बराबर होगा? इसके चारों के सम के बराबर होगा। चारों को जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा, और बिल्कुल आ गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हमको इसमें ना यही चीज करना था कि बताओ इसका कितना लेंथ होगा, इतना किसका, इसका कितना, इसका कितना, तो सबका हमने निकाल दिया। सिंपल, आगे बढ़े फिर। यही सवाल का मतलब था। चल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और इसको बनाइए। सवाल नंबर 3 देखते हैं, बड़ा सिंपल, 3 नंबर भी सिंपल है। चलो सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए। पहले इसमें कहा क्या गया है, पहले सवाल को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 मीटर स्क्वायर? ठीक है, पहले हम लोग इसका काम करते हैं। मतलब यहाँ पे हो गया, सपोज करिए, चले हमारा एक कोचिंग का रूम ही ले लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ा आपके पास एरिया है और वो एरिया कितना है? इतना आपके पास एरिया है, ठीक है। अब इतने बड़े एरिया में हमको कितना टाइल्स लगाना पड़ेगा ये आपको इसमें पता करना है। लेकिन टाइल्स किस शेप का होगा? पैरेललोग्राम का होगा, ठीक है। तो आप मान लो कि हमारे पास यहाँ पे ना पैरेललोग्राम के शेप का एक क्या है? टाइल्स है, जो कि रूम में लगाना है हमको। इसका नाम दे दो ए बी सी और डी। क्या मान लिया आपने? ए बी सी डी नाम का हमारा एक पास टाइल है जो कि हम लोगों को रूम में बेसिकली लगाना है। लेकिन इसमें वैल्यू क्या दिया गया है? इस टाइल का जो बेस है वो दिया गया है आपको कितना? 24 सेंटीमीटर, ओके। और इस टाइल का जो हाइट है वो दिया गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो यहां से आप यहाँ हाइट ड्रॉ कर लो, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन ना यहाँ पे हमारे पास एक समस्या है। समस्या क्या है? एरिया आपका दिया हुआ है मीटर में, वैल्यू दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लो? मीटर में कन्वर्ट कर लो पहले, ठीक है। चलिए, यदि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 24। सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा मीटर में आ गया। उसी प्रकार से ये वाला कितना हो जाएगा? 10/100 मीटर। अब इसको काटो वाटो मत काटो, क्योंकि इसका भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अब यदि हम लोग एक टाइल का एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा? आपको मालूम है अब क्या होता है एरिया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बताइए एरिया क्या होता है इसका? पैरेललोग्राम का एरिया कल आपने पढ़ा था, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास कितना है? 24/100 इंटू हाइट हमारे पास 10/100। सिंपल। और थोड़ा सा इसमें कट रहा है तो काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 24/1000। आपने निकाला क्या? एरिया। तो किसमें? मीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों मीटर स्क्वायर में? क्योंकि ये भी वैल्यू आपने मीटर में चेंज कर लिया है और ये भी आपने मीटर में चेंज कर लिया है। अब मेरे सवालों को समझिए, हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि आपके पास ना एक रूम है, सिंपल सा समझो। उस रूम का जो एरिया है ना वो इतना एरिया दिया हुआ है। तो बताइए कि आप उसमें कितने टाइल्स लगाओगे? हम टाइल्स लगाने से पहले क्या कर लेंगे? एक टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे। तो एक टाइल्स का एरिया कितना हो गया? 24/1000 मीटर स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे? इसको डेसिमल में मिला देंगे। मत लाओ डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल में लाओगे ना आगे आपके लिए कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। इसीलिए अभी फिलहाल इसको आप फ्रैक्शन में रहने दो, ठीक है। अभी ये ठीक है।
तो एक टाइल का जो एरिया निकला वो इतना निकला। तो बताइए एक टाइल का एरिया इतना है, तो इतने एरिया को भरने के लिए टाइल से क्या कितना टाइल्स लगेगा? सिंपल से क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में एक टाइल्स का एरिया डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस पूरे रूम में इतने बड़े एरिया को भरने के लिए हमको कितना नंबर ऑफ टाइल्स लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास टोटल एरिया इतना है 1080, इसको डिवाइड करो आप एक टाइल्स के एरिया से, कितना है 24/1000। अब इसमें आपको मालूम है कि 1000 हमारा कहां चल जाएगा, ऊपर, तो 1080/24 इंटू 1000। ओके, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा कट करते हैं। यदि हम लोग इसमें कट करना चाहें तो हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि 24 से हमारा ये कटना चाहिए, कर लेते हैं एक बार। 1080 को 24 से करेंगे तो मेरे हिसाब से ये कितने बार में लग जाएगा, 4 बार में। हाँ, पहले 4 बार में लगेगा 96, 4 बार में 96, तो 8 में 6 गया 2, 10 में 9 गया 1, 0। अब ये हमारा कितने 5 बार में, बिल्कुल सही था मेरा अंदाजा। यानी कि इसको इससे काटेंगे तो हमारा ये 45 टाइम्स में कट जाएगा, तो 45 इंटू 1000 यानी कि 45,000 टाइल्स आपको लगेंगे। सवाल समझा, इसका मतलब क्या था, बात समझ में आई है? एक बार फिर से समझाएं। चलिए एक बार फिर से आपको इसमें समझा देते हैं, बड़ा सिंपल था ये। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो आपको क्या करना है ना, सिंपल सा समझो, बहुत आसान तरीके से। एक बार जो हम बोल रहे हैं उसको आप सुनिएगा, एक बार जो वहां पे हमने बनाया है उसको एक बार आप देखिएगा, ठीक है। देखो आपके पास एक रूम है, रूम का जो नीचे का फ्लोर का एरिया है ना वो इतना है 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे रूम में हमको क्या बिछाना है, टाइल्स बिछाना है, ठीक है। तो बताइए कि आखिर हमको कितना टाइल्स बिछाना पड़ेगा। लेकिन सवाल में कहा यह था कि टाइल्स का जो बेस है ना वो 24 सेंटीमीटर है और टाइल्स का जो हाइट होना चाहिए वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमने पहले इसको किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब आपके पास बेस भी है और आपके पास हाइट भी है। अब आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट लगा के हमने इतना एरिया निकाल लिया। तो ये जो एरिया आया ये एक टाइल का एरिया है, एक का, बस एक पीस का। तो बताइए कि आखिर इतने बड़े वाले एरिया का, यानी कि हमारा इतना एरिया आया है तो एक टाइल का एरिया है। तो बताइए कि आखिर इतना एरिया वाला हमको कितना टाइल लगाना पड़ेगा। तो सिंपल से क्या करेंगे, पूरे एरिया में से एक टाइल का एरिया हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि आखिर कितना टाइल हमको इसमें लगाना पड़ेगा। तो सिंपल से हमको कितना 45,000 टाइल्स लगाने पड़ेंगे इतने एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है। सिंपल सा इसका मतलब था, अब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल नंबर 3 हो गया। 3 के बाद अब आप आ जाइए सवाल नंबर 4 में। ये वाला है सवाल नंबर 4, देखते हैं क्या है। 3 हमारा कंप्लीट हुआ, 4 पे आ जाइए। चलिए सॉल्यूशन नंबर 4 और लास्ट वाला, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये तो और आसान है। क्या कहा गया इसमें, पहले एक बार पढ़ लीजिए आप। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, RECT का मतलब रेक्टेंगल। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स मेजर्स 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ। सिंपल सा रेक्टेंगल का बात हुआ तो पहले आप एक रेक्टेंगल बना लो। इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है, चलो आप नाम दे दो पहले ABCD। इसका जो लेंथ है वो कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके पास कितने डायगोनल हो सकते हैं जरा बताइए तो। 2 डायगोनल हो सकते हैं, एक हमारा यहां से यहां और एक यहां से यहां। लेकिन किसी इसमें ना किसी एक डायगोनल को आप निकाल लो और उसका वैल्यू कितना दिया गया है, उसका वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये आपका कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ओके, तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है
और इसका एक डायगोनल जो है ना वो 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। आपको बताना है इसका ब्रेथ यानी कि ये वाला हिस्सा, ब्रेथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, तो आपको ये वाला हिस्सा बताना है। अच्छा, क्या आपको ये चीज मालूम है कि रेक्टेंगल के हर पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? बताइए। 90 का बनता है कि नहीं? बिल्कुल 90 का बनता है। तो हमको बहुत जगह से मतलब नहीं है, हमको केवल इस वाले से मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे ना यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यदि ये एक ट्रायंगल है तो ये हमारा कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यदि हम इसको बाहर निकाल दे काट के तो कुछ ऐसा आपके पास निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे 90 है और 90 जहां पे वहां पे हमारा कौन सा नाम है? सी, तो आप यहाँ पे सी दे दो। ओके, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है जिसको आप डी दे दो, और इधर बगल वाला है तो ये हमारा बी दे दो। सिंपल, मतलब इस वाले को यदि आप काट के बाहर निकालोगे तो आपके पास सिंपल सा कुछ ऐसा आएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे 90 था तो 90 के सामने कितना है? 10। तो यहाँ पे 90 तो 90 के सामने कितना होगा? 10 लिख दो आप यहाँ पे। ओके, अब जरा देखो तो क्या BD का वैल्यू ही 10 था इसमें? बिल्कुल था। उसी प्रकार से इसमें CD का वैल्यू कितना है? 8, तो CD का वैल्यू लिख दो 8, यानी कि ये वाला। इसमें निकालना क्या है आपको? बेसिकली बेस निकालना, यानी कि इसका यदि आप बेस निकाल दोगे ऑटोमेटिक आपका क्या निकल जाएगा? ये BC निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी BC और यहाँ भी BC, ये निकालना है बस। तो आप जरा बताइए 90 के जो सामने होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये वाला आपका परपेंडिकुलर होता है और ये वाला आपका बेस होता है। तो सिंपल से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है। तो सिंपल से हमको इसमें बेस पता करना है, और यदि आपका ये बेस पता चल गया इसका मतलब है कि आपको इसका ब्रेथ भी पता चल गया। ठीक है, चलिए, और इसके लिए हम लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए बता सकते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको? ये होता है, देखो एच स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस सिंपल है। चलिए एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का आप स्क्वायर करो तो कितना हाइपोटेनस? 10, तो इसका स्क्वायर करो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो यानी कि 8 का स्क्वायर करो, प्लस बेस का स्क्वायर करो। क्या आपको बेस मालूम है? क्या नहीं मालूम है? इसका मतलब BC का स्क्वायर करो, सिंपल। ठीक है, चलिए 10 का मतलब 100 हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस BC का स्क्वायर। आगे 100 में आप माइनस करोगे 64 को तो BC स्क्वायर हमारा इधर बचेगा कितना? 36 बराबर BC स्क्वायर। और यहाँ पे आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जब भी हमारा स्क्वायर इधर आता है तो वो रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो बराबर BC। बताइए 36 का क्या होता है? 6, इसका क्या निकलेगा बाहर? 6 बराबर BC, लेकिन 6 क्या? सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा 6 आया है BC का वैल्यू, वो हमारा यहाँ पे ये निकल गया। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि हमसे जो ब्रेथ पूछा था वो हमारा निकल चुका। ठीक है, तो ये हमारा कितना होना चाहिए बताइए? ये हमारा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, सिंपल हो गया। चलो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंड्स ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, बस। ये सवाल समझ में आया? ये सवाल में सिंपल से कह रहा था कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो आपके पास बेस है ना वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका हाइपोटेनस यानी कि हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? उसका डायगोनल है, वो आपके पास 10 है। तो बताओ इसका ब्रेथ कितना होगा? तो हमने अपने सुविधा के लिए क्या किया, इसको हमने काट के यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो काट के हमने बाहर निकाला तो हम यहाँ पे हमारा 90 है, क्या यहाँ पे C पे, तो हमने यहाँ पे C लिख दिया। ऊपर में हमारा ये D था तो हमने यहाँ पे D लगा दिया, यहाँ पे B लगा दिया, जिसका जो वैल्यू था हमने वहां पे लिख दिया। अब इस हिसाब से आप सोचोगे तो आपके पास हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको बेस निकालना है। तो इस प्रकार का जब भी रिलेशन आए आपको लगाना है क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस निकल गया, सिंपल। ओके, चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सब कोई ऑनलाइन वाले बच्चे। और आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आने वाले कुछ क्लास में हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी लगभग 2-3 क्लास हमारा जो है ना सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाली क्लास में। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।